प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था और ईद का मौका है। ईद की मुनासबत से भी प्रोग्राम में यकीनन गुफ्तगू की गई और की जाएगी आगे भी, लेकिन बात हो रही थी कुछ मसाइल के हवाले से, ना चाहते हुए भी, क्योंकि सूरत हाल कुछ ऐसी है कि बारिश की वजह से जो कुछ हुआ गुज़िश्ता रोज़ और आगे भी इम्कानात बारिश के हैं, उन मामलात पर बात हो रही थी कि कैसे निज़ाम को बेहतर बनाया जाए। बहरहाल ये मामलात हैं, चलते रहेंगे, इसके ऊपर बात होती रहेगी आगे भी। ये प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा और इसमें बड़े ख़ास मेहमान हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी आज ईद की मुनासबत से यकीनन गुफ्तगू की जाएगी और साथ साथ जो मसाइल जिनका हमें सामना है उसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। हमारे मौजूद मेहमानों में शामिल हैं नुमान अब्दुल मजीद साहब। हमारे प्रोग्राम्स में आप उन्हें देखते हैं, उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, बड़ी सुलझी हुई गुफ्तगू करते हैं। हमारे पास कहत एक पाया जाता है ऐसे लोगों का जो अच्छी गुफ्तगू करते हैं और सुलझी हुई बात करते हैं और उम्मीद एक लोगों में पैदा करते हैं। नुमान अब्दुल मजीद को मैं खुश आमदीद कहूँ। नुमान, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपको और ईद की मुबारकबाद भी कबूल कीजिए और आपका बड़ा शुक्र अदा करते हैं इन मुश्किल हालात में जहाँ पानी इतना ज़्यादा हो वहाँ पर आपने इतने दरिया अबूर किया और यहाँ तक पहुँचे हैं, आप बहुत शुक्रिया आपका। दूसरे हमारे मेहमान जनाब जुनैद अहसन साहब, उन्हें भी आप हमारे प्रोग्राम्स में देखते हैं, आप भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं और हमारी रहनुमाई करते हैं। ख़ास तौर पे हम बड़ी मुश्किल बातें करते हैं और बड़ी सख्त बातें करते हैं, तो वही बातें कर करके तो बहुत सख्ती लहजे में आ चुकी है और उनको ठीक करते हैं और लोगों की इस्लाह भी करते हैं, माशरे की इस्लाह पे भी काम कर रहे हैं और इसके अलावा बहुत सारे काम कर रहे हैं। जुनैद अहसन को भी मैं खुशामदीद कहूँगा और ईद की मुबारकबाद पेश करूँगा। बहुत शुक्रिया जुनैद साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। नुमान साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे किया जाएगा। सूरत हाल का आप जायज़ा ले रहे हैं, सूरत हाल के ऊपर भी बात कीजिए यकीनन, लेकिन ईद की मसरूफियात के हवाले से हमें जानना ज़रूरी है हमारे देखने वालों को कि ईद किस तरह मनाई गई और क्या कुछ करते रहे, क्या मसरूफियत रही है जो कुर्बानी वगैरह के हवाले से अभी कुछ देर पहले जैसे आपने तस्करा किया, एक बड़ी नेक कॉज के ऊपर आप काम कर रहे हैं, ज़रा उसके हवाले से भी बताइए कैसे तमाम अमूर जो है वो सर अंजाम दिए हैं और ख़ास तौर पर जो महंगाई है गुज़िश्ता सालों के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा उसमें इजाफा हुआ, कैसे ये सब मरहला अबूर किया, फरमाइए। देखिए, आपने जो बातें पूछी ना, सबसे पहले हमें कुर्बानी की इकनॉमिक्स को समझने की ज़रूरत है। इस्लाम में जो है, आप जानते हैं कि इकनॉमिक्स वैसे भी माशियात जो है इंसानी ज़िंदगी का एक बुनियादी जुज़्व है। अगर आप आप इस्लाम का जो माशी निज़ाम देखें तो इस्लाम में भी माशियात जो है ना, इस्लाम के निज़ाम का वो बड़ा बुनियादी हिस्सा है, क्योंकि दीन फितरत है इस्लाम। आप देखें कि रिबा, सूद के ख़िलाफ़ बात की गई है। अब सूद का मकसद क्या है? सूद को ख़त्म करने का कि कंसंट्रेशन तक दौलत का इर्तिकाज़ ना हो और दौलत हर आदमी तक पहुँचे। इसी तरह चैरिटी पे, ज़कात पे, सदक़ात पे बड़ी ज़ोर दिया गया है इस्लाम के अंदर कि वजह क्या है उसकी कि दौलत आम आदमी तक पहुँचे। अच्छा, कुर्बानी की भी इकनॉमिक्स आप देखें ना, चूँकि बहुत से लोग एतराज़ करते हैं, उन्हें सिर्फ जानवर कटता हुआ नज़र आता है, लेकिन आप अगर मैक्रो पिक्चर लें, कुर्बानी पे बात करें तो आपको कुर्बानी का निज़ाम समझ में आएगा, उसमें क्या मसलहत हैं। आप ये देखें कि जैसे कि मैंने कहा कि इकनॉमिक्स या माशी निज़ाम चलता है कैसे, वो ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ पे चलता है कि जब दौलत जो है अमीर से गरीब आदमी के पास जाती है। आप ये देखें कि ज़्यादातर बेशतर लोग जो देही इलाकों से आपके पास जानवर बेचने आते हैं, ये कौन लोग होते हैं? ये वहाँ के ज़मींदार नहीं होते, ये छोटे लोग होते हैं जो एनिमल फार्मिंग करते हैं। कुछ 10, 20, 50 जानवर, 2 जानवर, 4 जानवर, कुछ बकरे लेके आ गए जो बेचते हैं, और ये अर्बन एरियाज़ में, अर्बन रिच के अंदर आते हैं, शहरी इलाकों के अंदर आते हैं। इससे होता क्या है कि आपके शहरी इलाकों से आप अमीर से गरीब की तरफ दौलत ट्रांसफ़र होती है और शहरी इलाकों से रूरल इकॉनमी की तरफ वेल्थ ट्रांसफ़र होती है। आप सोचें कि ये लोग अगर वहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल फार्मिंग ना कर रहे हो तो क्या नतीजे, ये शहर में आके बैठ जाएंगे। तो अगर हमें अगर अर्बन टू रूरल टू अर्बन माइग्रेशन को अगर रोकना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारे देही इलाके हैं वहाँ पर ऐसी इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाएँ जिससे लोगों को अपने घर के पास जो है वो कारोबार में असर आ सके। तो सबसे पहली चीज़ तो मैंने ये बताया कि आपका जो दौलत का जो ट्रांसफ़र है वो यहाँ पर होता है। सेकेंडली आप ये देखें कि आपके चारे की इंडस्ट्री है, जो एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज़ हैं, उसमें लाखों लोगों को नौकरी मिलती है, टेम्प्रेरी या फुल टाइम मिलती है, जहाँ पे अगर एनिमल फार्म्स वगैरह भी होते हैं तो जॉब क्रिएशन हो रही होती है, वो भी लोएस्ट लेवल ऑफ सोसाइटी के ऊपर, लोएस्ट लेवल ऑफ सोसाइटी के ऊपर। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ ये है आपकी कि आपको जब गोश्त करता है, अब आप गोश्त की प्राइसेस आपको पता है कितने लोग गोश्त अफोर्ड कर सकते हैं। इवन आप देही तो छोड़े, कराची के स्लम्स या कराची के गरीब इलाकों में ऐसे हैं जो शायद महीने में एक बार गोश्त खाते हों, तो बीफ और बकरा तो खा ही नहीं सकते। लेकिन ये जो कुर्बानी का इतना बड़ा सेटअप होता है, इतने बड़े बड़े इदारे जो हैं जैसे कि सलानी हैं जो हज़ारों के साथ जानवर करते हैं, हमारा एक छोटा सा इदारा है, हम भी कुछ जानवर करते हैं। तो बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो अपना इदारे के तहत काम किया, 500 लोगों को जो है हमने 500 फैमिलीज़ को गोश्त कुर्बानी का अच्छी क्वालिटी का दिया। अच्छा, माशाल्लाह सलानी एक जाइंट है, तो उन्होंने तकरीबन 5-6 हज़ार जानवर जो है ना काट के और मुख्तलिफ इलाकों में डिस्ट्रीब्यूट किए।
तो बात है कि आप सोचिए कि ये गोश्त उन लोगों तक पहुंच रहा है जो गोश्त खाना जब अफोर्ड ही नहीं कर सकते, ठीक है ना। और आपको ये बताऊं कि दुनिया भर में जो रिसर्च हो रही है ना जो प्रोटीन डाइट के हवाले से, तो ये बात है लेटेस्ट रिसर्च, वो हम वेजिटेबल्स वगैरह की जो बात करते हैं ठीक है अपनी जगह, लेकिन जो प्रोटीन्स की जो है द बिगेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर ह्यूमन बॉडी जो अल्लाह ताला ने बनाया है वो मीट बेस्ड प्रोटीन ही है। और वेजी बेस्ड प्रोटीन जो है मीट बेस्ड प्रोटीन को रिप्लेस नहीं कर पा रहा। आपको पता है कि इस वक्त जो है बिल गेट्स वगैरह ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है उन फार्म्स के अंदर जहाँ पे वो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड और ऐसी चीज़ें बना रहे हैं जो कि आपको वो कहते हैं कि इसका टेस्ट हो तो वेजी बेस्ड लेकिन उसका टेस्ट मीट बेस्ड होना चाहिए। लेकिन उसके बारे में रिसर्च ये कह रही है कि भाई कभी भी, एक तो वो हाईली मॉडिफाइड है, दूसरा ये कि कभी भी वो नेचुरल मीट का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकते। अब आप देखिए पूरी इकोनॉमिक साइकिल को आप देखें कि जिसमें आपका ट्रांसफर ऑफ वेल्थ है अर्बन टू रूरल एंड रिच टू पुअर, आपकी जॉब क्रिएशन है एट द लोवेस्ट लेवल, आपकी कॉटेज इंडस्ट्री का फ़रोग है, आपका जो मीट है जो गरीब लोगों तक पहुंच रहा है, ये पूरी इकोनॉमिक्स है। कुर्बानी सिर्फ एक जानवर ज़िबा करने के नाम नहीं, कुर्बानी का पूरा एक सिस्टम है जिसके तहत जो है आपकी माशी, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी, और भी ऐसी सूरत हाल में जब इकोनॉमी इतनी डिप्रेस्ड है, दुनिया के हालात ख़राब हैं, उसमें ये तो आपके लिए एक ब्लेसिंग है बहुत बड़ी कि आम आदमी को न सिर्फ गोश्त वगैरह खाने के लिए मिल रहा है, ना सिर्फ, बल्कि पूरी इकोनॉमी का साइकिल चल रहा है। जब आप इस माशी, इसको पूरे साइकिल को एक ब्रॉडर पिक्चर में देखेंगे तब आपको अंदाज़ा हो गया कि कुर्बानी की ब्लेसिंग्स क्या हैं। बिल्कुल ठीक है, ये तमाम चीज़ें आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसकी निशानदेही की, बहुत सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है और इसके ऊपर भी तनकीद की जाती है। एक तबका है आपको सोशल मीडिया पे, आप यकीनन जिसकी अभी आपने निशानदेही की, उन तमाम चीज़ों के ऊपर सवाल उठाता है, तो ये उसका मेरे ख्याल में एक बड़ा खूबसूरत जवाब है। जुनैद अहसन साहब ये फरमाइए, आपकी मसरूफियत रहती है साल साल एजुकेट करने पे, एजुकेशन के हवाले से, ये ईद अमूमन किस तरह मनाते हैं, ये ज़रा पहले इस हवाले से हमें बताइए, क्या मसरूफियत होती है? एक तो पहलू जिसका भी उन्होंने निशानदेही की है, आप ज़रा अपने बारे में बताइए क्या मसरूफियत रहती है। शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ईद देखिए खुशी का नाम है, चाहे वो मीठी ईद हो और या चाहे वो बकरा ईद हो, ईद ठीक है, ऐसा ही है। और पहले मीठी ईद पे आ जाते, जो आपने कहा ईद कैसे मनाई जाती, तो उस पर कुछ चीज़ों का बड़ा एहतमाम होता है, मीठे का और एक शीर खुरमा, उसका एक बड़ा है और नाश्तों का ऐसा ही। बकरा ईद पे आ जाते हैं, ईद उल अज़हा पे जाहिर है कुर्बानी होती है। पहले तो मैं चीज़ शुरू करता हूँ कुर्बानी से, सैक्रिफाइस। वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि कुर्बानी है क्या चीज़, क्या दिखावे से कुर्बानी हो सकती है? टोटल दिखावा है तो, मतलब I won't say everyone, but majority, जब आप कहते हैं कि मैंने 20 लाख का बैल लिया, अल्लाह आपको और दे, आप 20 करोड़ का लें, बहुत खूब। लेकिन जो बात अभी इकोनॉमिक्स की नुमान साहब भी बड़ी अच्छी कह रहे थे कि जब हम सेक्रीफाइस की बात करते हैं, हाउ कम यू रिलेट सेक्रीफाइस विद शो ऑफ? वाह, बहुत खूब। दोनों अलग चीज़ है। टू अंडरस्टैंड एंड रियलाइज दैट ये आप सेक्रीफाइस किसके लिए कर रहे हैं? उसकी जात के लिए, उसकी जात के लिए कर रहे हैं। जैसे इनका एक ट्रस्ट 500 लोगों तक वो गोश्त पहुंचा रहा है और चीजें कर रहा है। जब आप सेक्रीफाइस की बात करते हैं, क्या कभी किसी ने सोचा कि मैं वो शख्स जो मेरी खिदमत कर रहा है, मेरे घर पे ड्राइवर है या मेरे घर पे माली है, कि मैं उसको ही एक बकरा दिला दूं? बहुत खूब। देखें, ये सारी चीजें सिर्फ सोच की बात नहीं है, सोच को अमल में लाने की जरूरत है। सही है। हमारे यहाँ लोगों के दिल बहुत बड़े हैं, लेकिन समहाउ हमने इस कुर्बानी को जो है ना, हमने अपने शो ऑफ के लिए कर दिया। मैं इतने बकरे लाया तो मैं इतने, जिस तरह हम रमजान में रोजों का करते हैं, रोजों का करते हैं, पूरे रोजे रखे। हाँ, हर किसी अच्छा, तुम रोजे नहीं रखते? अच्छा, ये मतलब ये सारी चीजों का ताल्लुक देखें, नियत अल्लाह ताला देख रहा होता है उससे। जब उससे ताल्लुक है तो उसने खुद कहा है, रब्बुल इज्जत है, कि भाई इस हाथ से दो तो दूसरे हाथ को खबर ना हो। ये सारी चीज़ें हमें देखने की बहुत ज़रूरत है। ईद उल अज़हा में जब ज़्यादा, जैसे मैंने मीठी ईद की बात की कि जी शीर खुरमा, तो ईद उल अज़हा में सबसे पहले जो होती है ना, वो कलेजी और ब्रेन, ऐसा ही, ठीक है ना, मसाला वो घर में बना। गोश्त का बटना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने वो रख लिया तो आपका सेक्रीफाइस, वंस अगेन वेयर इज योर सेक्रीफाइस। जहाँ दिखावा आ जाता है ना, दुनिया के लिए तो आप कर सकते हैं, लेकिन माफ कीजिएगा, एंड में जो पकड़ होगी वो वहाँ होगी कि तुमने क्या किया सारी जिंदगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वो उन चीजों पे नजर डालना बहुत जरूरी है। उसके बाद मैं आ जाता हूँ खाल जी, ठीक है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। जिस तरह माफी के साथ मेरी बातें अक्सर मैं करख्त करने लगा हूँ बहुत खुल के, जो पानी का इशू है कराची के अंदर, जब टैंकर में आ सकता है तो घरों के नलों में क्यों नहीं आ सकता? Who is running this industry? क्या जुडिशरी सोई हुई है? I'm sorry to say. क्या पार्लियामेंट सोई हुई है? क्या सुबह सिंध सोया हुआ है?
बिल्कुल ठीक है। क्या कर रहे हैं? अमल नहीं है तो देयर इज नथिंग। बिल्कुल ठीक है। देयर इज नथिंग, अमल होना चाहिए। ठीक है। सो इसी तरह खालों की बात जो मैंने आपसे शुरू की, मेरा ख्याल है हर शख्स को ये स्टैंड लेना चाहिए कि मैं अपनी जो बकरे की खाल है वो कहाँ देना चाहता हूँ। बिल्कुल ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू गिव इट टू यू, आई मे सेल इट टू द पर्सन जो कि ज़बा करने आया बकरा। बिल्कुल ठीक है। I may give it to the renowned trust like सलानी, छिपा, ईदी, खुद मैं अपने हाथ से दूंगा। बिल्कुल ठीक है। मैं आपको नहीं दूंगा। आई एम सॉरी, मेरी बात अगर किसी को बुरी लग रही है। बिल्कुल ठीक है। हर चीज को धंधा नहीं बनाना चाहिए। नहीं बनाना चाहिए। हमें ये सोचना पड़ेगा एज अ नेशन आई एम रिपीटिंग। बहुत दिल दुखता है कि वी आर नॉट अ नेशन। हम सब अपनी अपनी जात तक महदूद होकर रहे। ऐसा ही। जब हम एक विजन वन डायरेक्शन की हम बात करते हैं ना, सबके लिए पाकिस्तान होना चाहिए। क्या सिंधी, क्या बलोची, क्या महाजिर, क्या पंजाबी, क्या बिल्कुल ठीक है। वी हैव टू हैव वन डायरेक्शन, राइट। सो कुर्बानी जो है सेक्रीफाइस का नाम है। अगर आपने वो नियत और उसके ऊपर दिखावा आप ले आए तो फिर उस कुर्बानी का, माफ कीजिएगा मेरी नज़र में, हो सकता है मैं गलत हूं, उसके कोई फायदा नहीं है। लोगों तक वो चीज़ें जानी चाहिए। ये सारी इंडस्ट्रीज को, खाल की जो मैंने आपकी बात की, इन चीज़ों को, इस धंधे को बंद होना चाहिए। आई एम सॉरी टू यूज द वर्ड ऑफ धंधा, इट इज एक्चुअली, यू नो, यस, तुम एक गोरख धंधा हो। तुम एक गोरख धंधा। तो इस चीज़ के हवाले से कुर्बानी को मेरे ख्याल में देखना चाहिए। बड़ी अच्छी चीज़ है, बहुत से लोग बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, दिल से करते हैं, बांटते हैं। दैट इज रियल कुर्बानी। ईद का एक मौका होता है जिसमें एक गहमा गहमी होती है और उसके अंदर मजा आता है। इस ईद पे तो खैर मैं मजाकन कह रहा था कि नाजायज शलवार कुर्ते सलवार ही हमने स्विम सूट ले लेने चाहिए थे। ऐसा ही। मैं पानी के मसले पे भी आऊंगा बाद में। भी आपने ईद के हवाले से बात की थी तो मैंने बकरा ईद के हवाले से बात की है। आपने कर दी। सड़कों का जो हाल है उस पर भी मैं, आप अगर मुझसे सवाल करेंगे तो मैं ज़रूर, कोशिश तो यही थी कि ईद का मौका है, ये तमाम बातें ना की जाए, लेकिन ईद और बरसात क्योंकि दोनों साथ आई हैं तो वो लोगों की परेशानियां दो चंद हो गई ना। कुर्बानी तो यकीनन मसला नहीं उसको कहा जा सकता और ना ये है, लेकिन ये जो बारिश की वजह से सूरत हाल रही है ना, इसने मामलात ख़राब किए। नुमान जायज़ा तो आप ले आए, ये वो सारी बातें हैं साल हर साल करते आए हैं, वही सवालात हैं जो साल हर साल होते रहे हैं, लेकिन सूरत हाल कैसे बेहतर हो? अब सवाल ये पैदा होता है। इसमें अभी कुछ देर पहले जैसे गुफ्तगू हो रही थी कि लोगों की अपनी एक बड़ी भारी जिम्मेदारी है जो वो अदा नहीं कर रहे। अब ये हमारा वतीरा बन चुका है, ये हर दफ़ा ये सवाल उठते हैं। अब ये अलाइशों का जो सिलसिला, आप दोनों मिडल ईस्ट में रहे भी, आपने मामलात को देखा भी, वहाँ भी कुर्बानी का फरीज़ा अंजाम दिया जाता है, क्या ऐसी ही सूरत हाल होती है? ये ज़रा फरमाइएगा। देखिए, ये इस किस्म की सूरत हाल नॉर्मली होती है। कराची जिस तरीके से मैनेज है कि जिन ममालिक में खाना जंगी चल रही हो, सिविल वॉर हो रही हो, जहाँ हुकूमत का नाम और निशान ना हो, तो वहाँ पे, और फिर वहाँ पे क्या होता है कि माफिया टेक ओवर कर लेते हैं। तो कराची भी ऐसा ही है। बेसिकली कराची कैसा शहर है, पॉलिटिकल ओनरशिप जिसकी कोई भी नहीं है। कराची ने सारे पार्टीज़ को आजमाया है तकरीबन, और तकरीबन सभी ने जो है उसे इग्नोर किया है, उसे निगलेक्ट किया है, अपने जिम्मेदारियाँ उस पर नहीं निभाई। अब देखें, बात यही कि क्या आने वाले दिनों में हालात कुछ बेहतर होते नज़र आ रहे हैं? मुझे नहीं लगता। उसकी वजह सिंपल सी ये है कि आपके सामने सूरत हाल है कि जो हमारी रस्सा कशी सियासी तौर पर चल रही है, जो फेडरल में चल रही है, जो प्रोविंस में चल रही है, और कराची भी अगर नज़र भी यही आता है कि आने वाले सालों में ये अगला जो इलेक्शन होगा उसमें कराची का एक स्प्लिट मैंडेट होगा, किसी एक पार्टी के पास नहीं होगा। और कराची ने पहले एक आध पार्टी को मैंडेट दिया भी, तो उससे भी कुछ आपने ना पिछले इलेक्शन में कुछ फ़ायदा हुआ ना उससे पहले कुछ फ़ायदा हुआ। ठीक है ना जी। अब सवाल ये इसका हल क्या है? देखिए, इसका हल ये है कि हर शख्स ने ये सोचना होगा कि मैंने अपने घर के सामने की सड़क ठीक करानी है। सिंपल इज़ दैट। आप मोहल्ले के लोग, जिस तरह आपने देखा ना कि सियालकोट में बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो गए, एयर सियाल बन गया, सियालकोट एयरपोर्ट बन गया। कराची के बिजनेस कम्युनिटी इज़ वेरी जनरस। आप जानते हैं पूरे पाकिस्तान में जो चैरिटी होती है इसको कराची चलाता है। हमें इस चीज़ को प्रमोट करना होगा कि कराची की बिजनेस कम्युनिटी को अब कराची की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की ओनरशिप लेनी होगी। ठीक है ना। आप देखें, हमारा इस वक्त साइट और कुरंगी एरियाज़ की सड़कों का बुरा हाल है, अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। क्या वहाँ की बिजनेस कम्युनिटी को इस नहीं अफोर्ड नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती। सिर्फ सोच की बात है, इनिशिएटिव लेने की बात है कि भाई आप जो है, अब हमने ये बात एक उसूली फैसला करना होगा कि कराची के बिजनेस कम्युनिटी ने कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जिम्मेदारी लेनी होगी। उसके बगैर काम नहीं होगा। ये बिल्कुल सब कुछ, क्योंकि वो कहते हैं हम टैक्सेस की अदायगी भी करते हैं, सब कुछ करते हैं पूरी दुनिया में। आप अगर
देखें बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से बात करें, पूरी दुनिया में आप जाएं, अगर आप कहते हैं मैंने एक फैक्ट्री लगानी है, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर देगी, आपको फ्लेक्सिबल पॉलिसी देगी, लॉन्ग टर्म लोन्स आपको देगी, सब कुछ आपको, ह्यूमन रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करेगी, सब कुछ, एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट आपको दिया जाएगा। वो तमाम चीज़ें मिसिंग है। देखिए ये बिजनेस कम्युनिटी कहती है हम क्या क्या करें, टैक्सेस भी दें, सब कुछ करें, उसके बाद भी या तो फिर ये है कि टैक्सेस को रोक लिया जाए, वो जो टैक्सेस हुकूमत को अदा करते हैं वो ना करें, तो हम ये तमाम चीज़ें ओनरशिप लेने के लिए तैयार हैं। मुमकिन कैसे होगा? देखिए मेरी बात ये है कि अगर आपने कराची को बचाना है ना, कराची को तो कराची के लोगों ने बचाना होगा। मैं इसको इसी के ऊपर जोर देता हूं। ठीक है ना, अब आप टैक्सेस देते हैं, टैक्सेस देना चाहिए, ज़ाहिर मैं तो नहीं कहूँगा टैक्सेस नहीं देने चाहिए, लेकिन बिजनेस कम्युनिटी ने यहीं से बेतहाशा पैसा बनाया भी है, और बिजनेस कम्युनिटी इज़ वेरी रिच, स्पेशली कुछ बड़े बिजनेस ग्रुप हैं, ये काफ़ी सारे हैं, आप तो दोज आर फिल्दी रिच। और देखें कि इसमें अपने मैंने कहना है कि हर बंदा ये सोच ले कि मैंने एक सड़क ठीक करानी है, महीने में एक सड़क ठीक करवानी, को ऐसा भी ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्योंकि देखिए आप गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट ना करें, आपके सामने सूरत हाल है। आप देखिए मिसाल के तौर पर ये जो 3 हट्टी से लेकर और आपकी गुरु मंदिर की सड़क है, जहांगीर रोड की सड़क है, वो सड़क नापैद है, किसी पहाड़ी इलाके की सड़क लगती है कि पहाड़ पे आप चढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो और वो एक ज़माने से नापैद है, ठीक है ना, लोग भी सड़कों पे नहीं निकलते। अब आप ये एक्सपेक्ट करें कि उस इलाके की रहायशी सड़कों पर ना निकले और डिफेंस लोग आके उनके लिए शोर करेंगे, तो ऐसा नहीं होता। आपको याद होगा लास्ट ईयर जब भी डिफेंस से पानी भरा था, तो डिफेंस के लोगों ने काफ़ी अर्से तक इसे प्रोटेस्ट किया था। तो भाई तरीक़ेकार तो ये है कि भाई जिस इलाके में, इसके 2 ही तरीक़ेकार है ना, अगर आप चाहते हैं कि आपके इलाके की सड़क ठीक हो, आपके इलाके मामला ठीक हो, या तो प्रोटेस्ट करें, अपने हर बंदा अपने इलाके में प्रोटेस्ट करे कि भाई इसको जब तक ठीक नहीं होगा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। दूसरा ये कि अपनी मदद आपके उसूल के तहत आप बाहर निकलें और अपने गली, अपने मोहल्ले, वहाँ पे जो है ना डस्टबिन आप इंस्टॉल कर दें, वहाँ आपकी सड़क को आप चंदा करके बना लें, ठीक है ना, आप किसी मुखैर हजरात को पकड़ के वहाँ पे चीज़ों को आप ठीक कर लें, गटर का ढक्कन लगा दें, वो सही कर दें। तो ये 2 ही तरीके कार है ना, या तो हुकूमत कर दें और हुकूमत से करवाने के लिए आप प्रोटेस्ट करें, हुकूमत पे जोर डालें, खुद से तो करेगी नहीं हुकूमत, ठीक है ना, और या फिर आप जो है अपनी मदद आपके तहत आप पैसे जमा करें, आप लोगों को पकड़ें और आप जो है ना, और मैं जानता हूँ ऐसा किया है बहुत सारे लोगों ने कराची ने, इसका दूसरा ऑप्शन कोई नहीं है, ठीक है ना। और ये भी देख लें कि भाई बात ये है कि जिसकी कहते हैं ना प्यासा कुएं के पास, जिसकी मुश्किल होती है उसी ने प्रोटेस्ट करना होता है, ठीक है ना। अगर आप किसी स्लम एरिया में, किसी गरीब एरिया में रहते हैं और आप इस बात का वेट कर रहे हैं कि किसी अमीर एरिया के लोग आपके लिए आके प्रोटेस्ट कोई नहीं करेंगे, हाँ आपकी मदद कर देंगे, आपके लिए चैरिटी कर देंगे, शायद कोई स्कूल बना देंगे, आपके हेल्थ का काम कर देंगे। और कराची तो आप जानते हैं कराची में इतनी चैरिटी होती है, कराची इज़ द चैरिटी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। और अगेन सैलानी के जो है हम लोगों ने जो है सैलानी में जो है हम गटर के ढक्कन भी लगा रहे हैं, रोडों की मरम्मत भी कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि अब जो है ना कराची के बिजनेस कम्युनिटी को एक उसूली फैसला करना होगा कि भाई कराची के जो इंफ्रास्ट्रक्चर के इशूज़ हैं वो हमने खुद हल करने हैं, ठीक है। और जो है अब उसके लिए मुमकिन है कि जैसे सिंध गवर्नमेंट ने हेल्थ के लिए, हम हेल्थ पे काफ़ी क्रिटिसाइज़ करते हैं, उन लोगों ने काफ़ी फंडिंग रिलीज़ की हेल्थ के हवाले से, और हेल्थ के प्रोजेक्ट्स पर उन लोगों ने इंडस को और बाकी बहुत सारे इदारों को सपोर्ट भी किया है। तो मुमकिन है कि अगर आप कुछ ये चीज़ें अगर ठीक करके दिखा दें, कुछ अच्छी सक्सेस स्टोरीज कर दें, तो गवर्नमेंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में भी आपके साथ इस काम को कर लें। तो ये चीज़ें हैं जो, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं जो एग्जिस्ट करती हैं। तो मेरा ख्याल अब इस मौजू पे काम करना चाहिए कि भाई अपनी मदद आपके तहत काम करें, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे काम करें, तो यही है। वरना हमारी जो गवर्नमेंट की जो मशीनरी है, जिसमें जो लेवल ऑफ इनएफिशिएंसी है, जो उसमें अकरबा परवरी है, जिस किस्म की हायरिंग लोगों की गई है, जो वहाँ पे करप्शन, लेवल ऑफ करप्शन है, अब तो क्रिमिनल करप्शन है ना, पहले पहले चोरी चकारी होती थी ना, अब तो ये डकैती की हद तक करप्शन है। तो बात ये उस वक्त तक जो है आप इनसे एक्सपेक्ट करें कि आपका शहर ठीक हो जाएगा, ये तो नामुमकिन होगा। ठीक है जुनैद, ये सेंस ऑफ ओनरशिप कैसे प्रिवेल करेगा, ये कहाँ से लाना पड़ेगा, इसके लिए क्या करने की ज़रूरत है? क्योंकि जो बेसिक एजुकेशन है ना उसमें ये चीज़ें मिसिंग है, सोशल अवेयरनेस नहीं है, सिविक सेंस नहीं प्रिवेल करता। लाएं कहाँ से ये चीज़ें, कैसे लोगों को बावर कराएं कि पूरी दुनिया में बड़े शहरों की मिसाल दी जाती है ना, वीनस अगर आप जाएं तो वहाँ पर आपको हर गुजरने वाला शख्स पकड़ के अपना शहर दिखाएगा, दिस इज़ वीनस, ये है हमारा शहर। वो चीज़ हमारे यहाँ नहीं पाई जाती, कैसे डेवलप हो? बहुत वक्त लगेगा इसमें, क्योंकि 75 साल से जो हमारा जो माइंडसेट जो बना दिया गया है ना, वो जो मैंने आपको सर्कस एलिफेंट की एग्जांपल दी थी, बच्चा था और वो तोड़ने की कोशिश करता था, ठीक है, वो बड़ा भी हो गया वैसे ही घूम रहा था। हम अपने घरों के बिजली के बिल, इस चीज़ में हम वहीं एक आवाम फंसी है। सेंस ऑफ ओनरशिप डेवलप करना आपका बहुत वैलिड पॉइंट है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं अपना घर साफ़ रखना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे मोहल्ला साफ़ करना पड़ेगा, मोहल्ला साफ़ रखना है तो शहर को साफ़ रखना पड़ेगा।
सिंगापुर के अंदर, दुनिया के अंदर अगर आप एक कचरा फेंक दें तो दूसरा शख्स उसको पकड़ता है और जाके पुलिस में कंप्लेन करता है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं होता। यहाँ अगर आप रोकेंगे किसी को तो उल्टा आप पे चढ़ जाएगा, कचरा ही फेंकेगा, भांग की पीक भी फेंकेगा। मैं यहाँ सिर्फ गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं पूरी अवाम, नेशन कब बनता है जब हर शख्स अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल ऐसा ही अपने ऊपर सोचता है। तो ओनरशिप तो एक इट्स विद इन, ठीक है, यू हैव टू डेवलप इट, इट विल टेक टाइम, ओवरनाइट नहीं होगा, लेकिन ये करना बहुत जरूरी है। नुमान साहब की कुछ बातों से मैं इत्तेफाक भी करता हूँ और मेरी ना इत्तेफाकी भी है कुछ बातों से, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। जब हम मिसाल के तौर पे, मैं घर पे एक हमने खानसामा रखा और अगर मैं खुद खाना बनाना शुरू कर दूँ, ठीक है, तो वो सुकून से बैठ जाएगा। बिल्कुल बना रहे माफी के साथ, we pay taxes to government, they run their houses on our tax money. बिल्कुल ठीक है। Am I right, sir? बिल्कुल। They have to deliver. अगर मेरे घर पे कोई खानसामा या मेड या मेरा ड्राइवर डिलीवर नहीं करता, हम क्या करते हैं? मैक्सिमम महीना 2 महीना हम क्या करते हैं सर? ये कहते हैं ना, प्लीज गो। आपने काम नहीं करना, क्योंकि हर शख्स की जिम्मेदारी आपने नहीं ली। अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात का खिताब दिया है, सोचने समझने की सलाहियत दी है, तो बंदे को काम खुद बंदा बन के करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अगर आपने एज अ सूबे की जिम्मेदारी ली है, फिर ब्लेमिंग ना करें, फिर ये ना करें इसकी वजह से उसकी वजह से। अगर बिजनेस कम्युनिटी, बड़ी अच्छी बात है कि आके जैसे सियालकोट में हुआ, बना दी चीजें, सब कुछ कर दिया, यहाँ पे अगर बिजनेस कम्युनिटी के आगे आती और करती है, तो मेरा ख्याल है फिर एक फ्रेमवर्क बनना चाहिए जिसके अंदर टैक्सेस भी बिजनेस कम्युनिटी को पे करने चाहिए। टैक्सेस भी, आई एम रिपीटिंग ऑन एयर, कि बिजनेस कम्युनिटी को देने चाहिए कि दे हैव द कॉम्पिटेंस टू डिलीवर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इफ यू से आपके अंदर आवाम का 22 करोड़ आवाम का दर्द है, माफ कीजिएगा, आप पिछले 10 साल से 75 साल छोड़ दें, पिछले 15 साल उठा लें और 15 साल के अंदर आप सब बयानात देख लें हर बारिश के बाद, वही होंगे जो आज। वही बिल्कुल ऐसा ही। काम क्या हुआ? लॉलीपॉप दे के चले जाते हैं। ये अवाम को सोचना होगा कि ये जो हुकूमत है जो नहीं डिलीवर कर पा रही, तो हमें अपना वोट चेंज करना है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, एक दिन की बिरयानी की प्लेट मेरा पूरा साल नहीं चलाएगी। बिल्कुल ऐसा। मेरा बच्चा उठ के कोई उसको पुलिस वाला लेके जाएगा तो उसको, मुझे पता भी नहीं चलेगा क्या करना। ठीक है, वेयर एज यहाँ तो लोग बन ठन के, मुझे नहीं पता कैसे जेलों से निकलते हैं और प्रोटोकॉल में जा रहे होते हैं। ऐसा ही है। किधर है इंसाफ? जब हम इंसाफ की बात करते हैं, किधर है इंसाफ? ये वो चीजें, ओनरशिप तभी आएगी जब वो देखेंगे लीडरशिप को भी कि क्या डिलीवर कर। एग्जैक्टली, दे हैव टू डिलीवर। ओके, देयर इज नो इफ एंड बट्स, ठीक है, हैव टू डिलीवर। ठीक है, इसमें कोई दूसरी। अच्छा जी, गुफ्तगू हमारी जारी है। एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कुछ और मामलात हैं, ईद के हवाले से कोशिश करते हैं कि इसके ऊपर बात की जाए, और ये ईद के हवाले से ही बात हो रही है, लेकिन ये समझना ज़रूरी है। बहरहाल जो भी मौका हो, इन मामलात को समझना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। एक छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। मौजूद मेहमान तशरीफ़ फरमाएँ और उनसे हमारी गुफ्तगू हो रही थी इस वक्त जो जारी सूरत हाल है, बारिश के बाद भी और ईद की मुनासबत से भी गुफ्तगू हो रही थी। नुमान साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आपने जिन चीज़ों का तस्करा किया, बहरहाल होनी ज़रूरी है और होना चाहिए। अब होना तो बहुत कुछ चाहिए, जैसे अभी बात हो रही है कि बस को स्टॉप पे लगना चाहिए, और वो जब लगना शुरू हो जाएगी तो फिर पता चलेगा मामला ठीक हो रहा है। एहसास जिम्मेदारी की, जैसे मैंने कुछ देर पहले बात की थी, ये जगाना किसकी जिम्मेदारी है? और जिस तरह माशरे में रह रहे हैं, इसकी मिसाल भी कहीं नहीं मिलती। जिन मसाइब का हम शिकार हैं, उसकी अगर कैलकुलेशन की जाए, असेसमेंट की जाए, उस जिम्मेदारी हम अपने ऊपर हमारे आयद होती है। एक की तो अभी बात जुनैद अहसन ने की कि लोगों को सही मुंतखब करना हमारी जिम्मेदारी है। आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा, तब जाके मामला ठीक होंगे। सवाल यह है कि इसका आगाज़ कहाँ से किया जाए, क्योंकि नुक्ता आगाज़ जो है ना, वो बड़ा ज़रूरी है। उसको पहले डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है कि यहाँ से सिलसिले का आगाज़ किया जाए। 75 साल के करीब हमें हो चुके हैं।
जुनैद ने कहा मज़ीद वक्त दरकार है, और कितना मज़ीद वक्त लग सकता है। हमने अभी कुछ माजी करीब में ऐसी मिसालें देखी, जैसे चाइना की मिसाल मैं देता हूँ। 92 से पहले का चाइना कुछ और, 92 से लेकर अब दुनिया की सबसे बड़ी माशी ताकत। ये कैसे मुमकिन हुआ? हमें भी क्या किसी खूनी इनकलाब का इंतज़ार करना होगा कि वो आएगा, फिर हमारी सूरत हाल बेहतर होगी? नतीजा क्या निकलना है ये ज़रा फरमाइए। और सबसे ज़रूरी है कि क्या हम उस चीज़ के मुतामिल हैं भी, इसका जवाब दीजिए। देखिए, बात ये है कि पहली चीज़ तो ये है कि जितनी भी कौमें हमारे आसपास आज़ाद हुई थी ना, जो आप ईस्ट एशिया की कौमों, तकरीबन सब लोग तरक्की कर गए हैं। हत्ता कि सेंट्रल एशिया की वो कौमें, ठीक है, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा था जो रशिया से आज़ाद हुई थी, वो भी काफ़ी हद तक तरक्की कर गए हैं। ईस्टर्न यूरोप भी तरक्की कर गया, ठीक है ना जी। बात ये, आप चाइना की भी आप देखें ना, चाइना की हिस्ट्री के 2 फेजेस हैं। एक है आपका 1949 में जब चाइना आज़ाद हुआ, माओ ज़ेतुंग ने खूनी इनकलाब लाया, आज़ाद हो गया, ठीक है ना। और एक था जो चाइनीज़ खुद कहते हैं कि दी प्रोसेस ऑफ रिफॉर्मेशन, जो 1979 में स्टार्ट हुआ, 79 में जब डंग जाओपिंग आए थे, ठीक है ना। चाइना में आज़ादी तो माओ ज़ेतुंग लेके आए थे, ठीक है, लेकिन जो तरक्की लेते वो डंग जाओपिंग लेके आए थे। 1949 से 79 का 30 साल का अरसा था, उसमें जिन्होंने चाइना की तारीख पढ़ी है वो बताएंगे, वो कल्चरल रेवोल्यूशन भी आया, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड के नाम पे भी बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए, जिसमें करोड़ों लोग मारे गए। जिसके अंदर क्या आप चाहते हैं पाकिस्तान में करोड़ों लोग मारे जाएं? चाइना में तरक्की उस वक्त हुई है, चाइना ने तरक्की की है, वो खूनी इनकलाब की वजह से नहीं की, वो अपने रिफॉर्मेशन प्रोसेस के थ्रू की है। 19 आप चाइना की आप हिस्ट्री पढ़ें चाइना की, और मैं लोगों से बार बार ये कहता हूँ, कई प्रोग्राम से भी ये कहता हूँ, 1979 में जो रिफॉर्मेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, उन्होंने स्टेप बाय स्टेप अपने इदारों को ठीक करना शुरू किया, अपने एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना शुरू किया, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना शुरू किया, उससे तब्दीली आई। पाकिस्तान में तब्दीली कैसे आ रही है? पाकिस्तान में तब्दीली ऐसे आ रही है कि आपके जो बच्चे टेक्नोलॉजी पढ़ के निकल रहे हैं, जो लोग भले अपनी मदद आपके तहत बाहर जा रहे हैं और वो रेमिटेंसेस भेज रहे हैं, 30 अरब डॉलर की रेमिटेंस आती है साल के अंदर तकरीबन, उसको 200 से लगाएं तो 6 ट्रिलियन रुपए, यानी जितना पैसा हुकूमत पाकिस्तान टैक्सेस की मद में खर्च उठाती है, पाकिस्तान की जो बजट है उसकी जो टैक्स कलेक्शन है 7,000 ट्रिलियन है, ठीक है ना, 7,000 अरब है, 7 ट्रिलियन है, ठीक है। और आपका जो 6 ट्रिलियन है वो रेमिटेंसेस की फॉर्म में आ रहा है, और जो हुकूमत जो पैसा बजट से कलेक्ट करती भी है उसमें फिर खा भी जाते हैं, फिर उसके अंदर जो है वो इनएफिशिएंसीज हैं। ये तो वो पैसा जो स्ट्रेट है आपकी इकॉनमी के अंदर आ रहा है, रेमिटेंसेस कहते हैं। ये अपनी मदद आपके तहत लोगों ने मेहनत की, तालीम हासिल की, बाहर गए और उन्होंने अपना किया। क्या हुकूमत को नहीं, हुकूमत को करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हुकूमत को करनी चाहिए, लेकिन अगर हुकूमत नहीं कर रही, ठीक है ना, तो आपके पास ऑप्शन 2-3 ही ना, आप वोट दे सकते हैं, ठीक है ना, आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। क्या आप खूनी इनकलाब लाने की पोजीशन में हैं? मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान खूनी इनकलाब की पोजीशन में है इस वक्त। ये एवन मुतहम्मिल भी हो सकता है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान एक फेडरेशन है। अब हम जो बात करते हैं, चाइना की मिसाल देते हैं, अब चाइना में जो चाइना की आबादी 1.5 अरब के आसपास है, चाइना में एक ज़बान बोलने वाले एक एथनिसिटी के लोग 90% है, जो कि हान चाइनीज़ हैं। हान चाइनीज़ पूरी दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल लैंग्वेज स्पीकिंग मेजॉरिटी है, नेशन है। चाइनीज़ जो है, ये लोगों को कम लोगों को पता होगा शायद, कि चाइनीज़ दुनिया में एक नस्ल और एक ज़बान बोलने वाली सबसे बड़ी कौम है दुनिया में। तकरीबन जो मैंडरिन है या चाइनीज़ है, उसको बोलने तकरीबन 1.5 से पौने 2 अरब लोग पाए जाते हैं, जो चाइना में भी हैं, सिंगापुर में, बाकी मुल्कों में भी। चाइना के में इटसेल्फ 90% आबादी हान चाइनीज़ पर है। आप इरानियन रेवोल्यूशन की बात करते हैं, 70-80% लोग पर्शियन बोलने वाले, एक कौम है, एक ज़बान बोलने वाली चीज़ है, ठीक है ना। आप फ्रेंच रेवोल्यूशन की देखें, वहाँ पर भी मेजॉरिटी जो है वो फ्रेंच स्पीकिंग और फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं। आप पाकिस्तान के डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर देखें ना, हमारे यहाँ 20-25-50, हम पंजाब की बात करते हैं, पंजाब में भी कई कौमें रहती हैं। पंजाब में सराइकी स्पीकिंग लोग भी हैं, सदर्न पंजाब है, पंजाबी जो आपका जो है बेसिकली आपके जो नॉर्दर्न पंजाब में जो हार्डकोर पंजाबी हैं, फिर कश्मीरी पंजाबी जो आपके लोग हैं वो हैं, फिर आपके हिंद को स्पीकिंग बेल्ट आपका अलग है। आप सिंध में देख लें, इसमें बलोच, सिंधी, उर्दू स्पीकिंग बहुत सारे लोग मिक्स हैं। आप बलूचिस्तान में देख लेंगे पठान और जो बलोच हैं। क्या पाकिस्तान के डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर क्या सूटेबल है रेवोल्यूशन के लिए? नहीं है। पाकिस्तान में हाँ, आपने सिस्टमैटिक एवोल्यूशन करनी होगी, सिस्टमैटिक, यही पाकिस्तान का तरीक़ेकार है। और मैं आपको मिसाल भी दी कि क्या फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस ठीक हो गया? नहीं हुआ। बाद में नेपोलियन आके बैठ के नेपोलियन ने खुद को किंग बना लिया। अच्छा, क्या इरानियन रेवोल्यूशन के ईरान के हालात खुद ब खुद ठीक हो गए? वहाँ की जो क्लर्जी के और हालात हैं हमें पता है, ठीक है ना। एक बड़ी अच्छी किताब है सिब्ते हसन की ईरानी इनकलाब के ऊपर, जिसमें उन्होंने 150-200 साल की ईरान की तारीख जो है ना, उसमें इन्होंने इनकलाब से पहले और बाद की लिखी। आप उसको पढ़े, आपको अंदाज़ा होगा कि इनकलाब से पहले क्या हुआ, इनकलाब के बाद क्या हुआ। अच्छा, अब क्या जो चाइना में रेवोल्यूशन है, इससे रेवोल्यूशन आने से हालात ठीक हो गए?
नहीं, जब चाइना में रेवोल्यूशन आया और उसके बाद 1979 में रिफॉर्मेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, तब जाके हालात ठीक हुए। देखें, दुनिया भर में तब्दीली हमेशा दो तरीके से आती है, तब्दीली बॉटम अप आती है, तब्दीली टॉप डाउन आती है। नबी करीम अलैहिस्सलाम की आप ज़िंदगी को देखें तो उसमें आपको दो मेजर फेजेस हम सबको पता है, मक्की ज़िंदगी, मदनी ज़िंदगी। मक्की ज़िंदगी जो थी वो बॉटम अप तब्दीली थी, आपने अफराद पे काम किया, एक एक बंदे को रेडी किया, आपने लोगों का जहन साजी की, उससे क्या हुआ, एक टीम क्रिएट हुई। जब आप मदीने पहुंचे, मदीने में आप रियासत के सरबराह थे, तो वहाँ पे आप ने क्या किया कि वहाँ पे आपने उसी चीज़ को टॉप डाउन इम्प्लीमेंट किया, आपने सिस्टम्स बनाए, प्रोसीजर्स बनाए, एक निज़ाम ज़िंदगी को तरतीब दिया। यानी हर वो चीज़ जिसको आपने नीचे लेवल पे इंडिविजुअल बॉटम अप पे इम्प्लीमेंट किया था, मदीने में आपने उसी चीज़ को टॉप डाउन सिस्टमेटिक लेवल पे इम्प्रूव किया। ठीक है ना, हमें भी यही करना होगा। अगर हम देखते हैं कि हमारी हुकूमत निकम्मी है, नालायक है, तो हमें बहैसियत कौम जो है एजुकेशन को सबसे अपनी प्रायोरिटी रखना होगा। मैं आप भी दावे से कहता हूँ कि आज हमारे अफराद ने भी मासवाए कुछ शहरी इलाकों को छोड़ दें, एजुकेशन हमारी कौम की प्रायोरिटी नहीं है। हम गवर्नमेंट की बात करते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे नहीं है। आप अपने आसपास सर्वे करके देख लें, आपको लोग अपने घर के, अपने बच्चों के की शादी के लिए सेव करते हुए मिलेंगे, उनके खाने के लिए सेव करते हुए मिलेंगे, आप उनको उनके घर के लिए मैक्सिमम सेव कर लेंगे। आप एक सर्वे करके देख कितने लोग जो बच्चों की तालीम के लिए सेव करते हैं, जो ये प्लान करते हैं कि मैंने अपने बच्चे को आला तालीम के लिए फलानी जगह भेजना है, मैं उसके लिए पैसा जमा कर रहा हूँ ताकि उसको फलानी यूनिवर्सिटी में भेज सकूँ। नहीं करते। बच्चियों को तो कहते हैं कि बच्चियों के तो पैदा होते हैं कि अल्लाह इसके नसीब अच्छे करेगा, मतलब है कि तालीम नहीं है, उसकी शादी की आप बात करें ना, शुरू से आप कहते हैं बस शादी के जहेज के लिए पैसा जमा करो। भाई जब आपकी एज ए नेशन, आपके एज एन इंडिविजुअल लेवल पे तालीम आपकी प्रायोरिटी नहीं, कैसे होगा? आज भी क्या पाकिस्तान में तालीमी इदारे बहुत कम है, लेकिन आज भी पढ़ने वाला बच्चा हो, मेहनत करने वाला मोटिवेटेड बच्चा हो, तो तालीम हासिल करना पाकिस्तान में मुश्किल नहीं है। पाकिस्तान में भी आज भी नौकरियां मार्केट में, तमाम मुश्किलात के बावजूद ही मार्केट में नौकरियां अवेलेबल हैं। आप जाके इंडस्ट्री से जाके पूछें, स्पेशली वो लोग जो सर्विस इंडस्ट्री के अंदर हैं, जो सर्विस है ना, आपको अंदाजा होगा उनको सही लोग नहीं मिलते। बच्चे ना सही उर्दू बोल सकते हैं, ना सही अंग्रेजी बोल सकते हैं, ठीक है ना, एक पेज अंग्रेजी का लिख नहीं सकते, एक ईमेल नहीं कर सकते। तो आप किसी भी इंडस्ट्री से जाके पूछ लें, आईटी इंडस्ट्री, आप तो एचआर के बंदे हैं, आप जो है आईटी के बंदे जो हैं, आप आईटी इंडस्ट्री में जाके देखें, आईटी इंडस्ट्री में बेतहाशा बंदों की जरूरत है, ठीक है ना, लेकिन आपके बंदे ही सिस्टम प्रोड्यूस नहीं, सिस्टम प्रोड्यूस नहीं कर रहा, लोगों में ही मोटिवेशन नहीं है। लोगों का एक चीज होती है मूक्स, MOOCs, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, उसके जरिए दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज का इल्म फ्री अवेलेबल है। उसके ऊपर आप मोटिवेशन तो लाएं अपने अंदर, आप मोटिवेशन लाएंगे और दुनिया खुली हुई है आपके लिए काम करने के लिए, इदारे हैं। और मैं आपको यहाँ तक कहता हूँ कि पाकिस्तान में इतनी अगेन चैरिटी होती है कि आपको कोई ना कोई इदारा मिल जाएगा जो आपकी इसको जो, अगर आप में तालीम की जो है अगर ख्वाहिश है तो आपको जो है, मेरे पिछले दिन मेरे पास एक शख्स आया, ये 2 हफ्ते पहले की बात है, उसने कहा कि पुराना जानने वाला था कि नुमान भाई मेरा बच्चा जो है वो उसने इंटर कर लिया, कहीं काम पे लगा दें। मैं कहा इंटर किस में किया? इंटर कॉमर्स किया। मैं कहा मार्कशीट भेजो। मार्कशीट भेजी तो उसने A ग्रेड पे किया था इंटर का। तो मैंने उस बच्चे से मैंने कहा कि यार ये बच्चा तो है, जब इसने इतनी गुर्बत में इंटर कॉमर्स A ग्रेड से किया है तो बच्चे में कुछ तो पोटेंशियल होगा। मैंने एक दोस्त के पास उसको भेजा, मैंने कहा तू देख जरा बच्चे को असेस कर। उसने बच्चे को बुलाया, उसके मार्कशीट देखी, उससे कहा तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है, तुम चार्टर्ड अकाउंटेंसी करो और ये रहा पैसे और तुम जाके कर लो, ठीक है ना। उस बच्चा इंशाल्लाह ईद के बाद से वो अपना सीए की फुल्ली फंडेड एजुकेशन स्टार्ट कर रहा है, एक गरीब आदमी का एक ड्राइवर का बेटा, ठीक है ना, और इंशाल्लाह वो कर जाएगा। कोई दुनिया में ऐसा मुश्किल काम नहीं होता। बात ये कि आज भी आप में अंदर विलिंगनेस हो, आप कोशिश करें, आपको डोनर मिल जाएगा, फंडर मिल जाएगा, तालीम के मौके मिल जाएंगे, आप मेहनत तो करें, तालीम को प्रायोरिटी तो बनाएं। अगर तालीम प्रायोरिटी जब तक नहीं होगी, देखिए इंडिविजुअल होता है ये दुनिया भर में। वियतनाम की आपको मिसाल दूं, वियतनाम में 76 में जब वियतनाम में वॉर खत्म हुई है तो एजुकेशन का बहुत बड़ा फुकदान था, सिस्टम ठीक नहीं चल रहा था, तो कम्युनिटी स्कूल्स बने, कम्युनिटी स्कूल्स बने। एजुकेशन इज द ओनली सॉल्यूशन एंड सोशल बोथ, एंड आई टोटली एग्री विद हिम कि लोग नहीं मिलते जब आप जाएं। हम बात करते हैं नौकरियां नहीं है, नौकरियां हैं। आस्क मी, आई एम एरेंट। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। मैंने अभी एक सर्वे रिपोर्ट देखी थी जिसमें 80% पाकिस्तानियों ने लाइब्रेरी की शक्ल नहीं देखी। मेरे लिए बड़ा एस्टोनिशिंग फिगर था। 80% का मतलब ये, योर एंटायर नेशन एक्चुअली उसने कभी भी लाइब्रेरी की शक्ल नहीं देखी। मोबाइल की शक्ल देखिए, मोबाइल की शक्ल, यूट्यूब की शक्ल देखिए, फेसबुक की शक्ल देखिए, सबके पास है, टिकटॉक है, ये सब शक्लें देखी हुई हैं। और जो इन्फॉर्मेशन है, एक चीज होती है गीगो कहा जाता है, GIGO, गीगो, यू नो गार्बेज इन गार्बेज आउट, तो ठीक है ना। तो ह्यूमन ब्रेन इज बेसिकली इज लाइक अ मशीन, गन्ने की मशीन की तरह, व्हाटएवर यू वही चीज प्रोसेस करके निकलेगी। तो अब ये जैसे नुमान ने जिसका तस्करा किया, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये अवेयरनेस लाई कैसे जाए। दूसरा ये कि जो हमारे इकोनॉमिकल सिचुएशन है, माशी सूरत हाल,
इतनी क्रिटिकल हो चुकी है। अभी कुछ देर पहले जैसे मैं गुफ्तगू कर रहा था, मौजूद मेहमान यहाँ बैठे हुए, तो उन्होंने कहा जी वो गैस का सिलेंडर हमने रख लिया है, मैं खुद अभी ये सोच रहा हूँ कि जाकर पहले मैं जनरेटर के लिए डीजल रखूँ, पेट्रोल रखूँ, ताकि अगर बिजली चली जाएगी 2 दिन और तो मुझे कैसे उसको जो है वो बैकअप तैयार करना है। मेरी भी जो कुल सोच है उसका महवर यही है कि अगर पानी बंद हो जाएगा, 2 दिन में पानी का टैंकर अवेलेबल नहीं होगा, पानी किस तरह मैं लाऊंगा, फिर इसी तरह गैस कैसे लाऊंगा और दीगर नेसेसिटीज़ कैसे पूरी करूंगा। ना चाहते हुए भी यहीं तक सोच महदूद होकर रह गई है। तो ये सारी चीज़ें फिर कैसे इम्प्लीमेंट होंगी, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे सोसाइटी के अंदर, ये ज़रा फरमाइए। जो हम कर रहे हैं, जो जिस चीज़ में हम उलझे हुए हैं वो तो चल ही रहा है साथ में, टू मैनेज इट, चाहे वो डीजल हो, चाहे वो यूपीएस हो, चाहे जनरेटर हो, चाहे ये सारी चीज़ें तो हमारी अनफॉर्चुनेटली आई से कि हमारी ज़िंदगी में वी आर लिविंग एन एबनॉर्मल लाइफ, वी आर इम्यून टू दिस इज नॉट नॉर्मल। ठीक है, आप घर से ऑफिस पहुंचे तो माँ का है, बीवी का फोन है कि आप पहुंच गए, मतलब ऑब्वियसली मैं पहुंच जाऊंगा। दूसरे मुल्कों में ये चीज़ नहीं होती, हमारे यहाँ एक रहता है किसी ने लूट ना लिया, सारी चीज़ें एग्जैक्टली ये तो साथ चल रही है। लेकिन मैं यहाँ फिर एम्फेसिस करूंगा, जो नवान साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि तालीम और तरबियत साथ। ठीक है, मैं प्रोग्राम कल एक देख रहा था, बुशरा अंसारी साहब ने एक बात की बड़ी अच्छी की, और बहरोज सब्जारी भी थे, ठीक है, जावेद शेख भी थे उसमें, एंड दे वर सेइंग कि यार हर बच्चा टिकटॉक यूट्यूब से कमाने पे निकल गया है। आप ये देखें, प्लानिंग जब भी होती है इट्स डेकेड अहेड, अगले 10 साल की होती है, 20 साल की होती है। आपको 10 साल 20 साल बाद कोई डॉक्टर मिलेगा, कोई इंजीनियर मिलेगा, मेरा नहीं ख्याल, कोई बिजनेस ग्रेजुएट मिलेगा, बिकॉज कहाँ अलग गया है, पैसे। इससे मैं इतने लाखों बना लूंगा, इससे मैं ये कर लूंगा। ये यहाँ पे पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल आता है, हाउ टू कंट्रोल दैट। ठीक है, नौकरियां हैं, बिल्कुल हैं, आई एम टेलिंग यू, आई एम डूइंग हेडहंटिंग फ्रॉम लास्ट ओवर 2 decades इन पाकिस्तान एंड मिडिल ईस्ट। नौकरियां हैं, स्किल सेट नहीं है। स्किल सेट आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इतना गवर्नमेंट को मैं कहता हूँ कि जी बजट होना चाहिए, लेकिन नहीं। तो मैंने वो लड़के भी देखे हैं, वो लड़कियां भी देखे हैं जिन्होंने इकरा से, प्रेस्टन यूनिवर्सिटी से, जिन यूनिवर्सिटी को पूछता नहीं है, दे आर ऑन वेरी गुड पोजीशंस, दे हैव द पोटेंशियल। इफ द पोटेंशियल इज इन विद इन यू, जस्ट लाइक he said कि जी एक ड्राइवर का बच्चा क्यों नहीं, वो इंसान नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो ये बढ़ना बहुत। और देखिए सेकंड ईयर यूनिवर्सिटीज़ के मैं कहूँगा, जैसे उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, जो आप सिर्फ IBLMs को छोड़ दें, IBM को छोड़ दें, उसके बाद Tier 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं कराची की, सब बुरी नहीं है, काफ़ी ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे हैं, मैंने 1-2 में पढ़ाया है, बड़े बड़े ब्रिलियंट बच्चे होते हैं और आई हैव दे आर एक्सेलिंग इन देयर कैरियर्स। ठीक है, लास्ट में अगर कोई मैसेज ईद के हवाले से देना चाहें तो ज़रूर दें, ये रस्म भी पूरी करनी है, फरमाइए। देखिए, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अगर आपने कोई भी इबादत हो या कोई भी मौका है ना, इस्लाम में रिचुअल्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, रसूमात नहीं है। इस्लाम में हर इबादत का एक मकसद है। तो मैं ये समझता हूँ कि कोई भी इबादत हो, कोई भी मौका हो, चाहे आप हज करने जाते हैं या आप रोज़ा रखते हैं या कुर्बानी करते हैं, तो आप इस बात पे गौर करें कि अल्लाह ताला ने इस चीज़ को हमारे सिस्टम में क्यों फ़र्ज़ किया है, क्यों ज़रूरी किया है, और कोशिश करें कि उस मकसद पे पूरा उतरने की कोशिश करें और अपनी ज़ात के अंदर उसके मुताबिक तब्दीली लाने की कोशिश करें। लाने की ज़रूरत है जी। खुशियों के साथ मनाएं, अपनों के साथ मनाएं, शिकवे ना करें कि पूरे साल नहीं मिले। ठीक है, खुशी से मनाएं और सैक्रिफाइस को समझें, कुर्बानी को समझें, मफ़हूम को समझें। नमान, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें वक्त दिया। जुनैद एहसन, आपका भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है, बहुत कुछ समझने का मौका मिला और ये सोचने की ज़रूरत है, जो कुछ बातें अभी हुई हैं यकीनन इसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई फ़ायदा हमें ज़रूर इंशाल्लाह जल्द नज़र आएगा। बहरहाल बातें तो और बहुत सारी हैं, इंशाल्लाह मुख्तलिफ मौक़ों पे करते रहेंगे। आज क्योंकि ईद का मौका है तो ईद के हवाले से हमने प्रोग्राम में गुफ्तगू की और जो हमारे समाजी मसाइल हैं उसके ऊपर हमें सोचने की ज़रूरत है, सोचने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो बहरहाल इसी बात के साथ अब आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए और कल इंशाल्लाह प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए अब इजाज़त। अल्लाह के बाद।